हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, या हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन वाला। फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलाइसिस आती है वो, है ना। हालांकि ये कार्बन मेटाबॉलिज्म का भी पार्ट है, ये ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा जो रेस्पिरेशन में आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हो सेम वही है, कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैं ज्ञान की बातें आपको बता दूंगा, शानदार तरीके से मैं बताऊंगा। देखिए, सीधी सी बात है। सबसे पहले बात करें तो जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एक दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड जो है क्या है? दो ग्रीक वर्ड है, ग्लाइकोस, है ना, और दूसरा वर्ड क्या है? लाइसिस। ये ध्यान रखें, ग्रीक वर्ड से जो है ये मिलकर बना है, ग्लाइकोस और लाइसिस। ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज, और लाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, लेकिन ये कैसा होता है? पार्शियल होता है, कंप्लीट नहीं होगा। ग्लाइकोलाइसिस में पार्शियल ब्रेक डाउन होगा, ये आपको याद रखना है। यह एक कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे है, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ये याद रखना है। कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे, चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, दोनों ही स्थिति में क्या है? ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगी, ये ध्यान रखें। क्लियर है? फिर एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो होती कहाँ है, मतलब जो है कहाँ पर ये चलती है, इसकी साइट क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस की जो साइट है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म इसकी साइट है। फिर उसके बाद जब इससे जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, इसमें जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट एसिड में टूटता है, और पायरुवेट एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला जाता है, जहाँ पर लिंक रिएक्शन होती है और ट्रैप साइकिल होती है। ट्रैप साइकिल में फर्दर ये ब्रेक होता है। क्लियर है? तो ये प्रोसेस जो है इसमें चलती है। और हो क्या रहा है इसमें? ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज होता है, होता क्या है इसमें? इसमें एनर्जी भी बनती है, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट, पायरुवेट में, पायरुवेट कह दो या पायरुवेट एसिड कह दो। और वो भी कितने? टू मॉलिक्यूल। क्योंकि पायरुवेट कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है, और ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है। ये यहां तक आप लिखिए इसको। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, लिख लिया आपने? फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में। लिख लिया हो तो आगे बढ़ें। चलिए, है ना। ग्लाइकोज का मतलब सुगर भी होता है ना, ऐसा सुगर। यहाँ जरूरी नहीं है, ग्लाइकोज दूसरा भी सुगर यूज कर सकते हैं, पर जनरली मेन तो जो है ग्लूकोज ही होता है। अब देखिए, थोड़ा सा देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब इसमें क्या होता है? इसमें 10 रिएक्शन चलती हैं। कितनी रिएक्शन चलती हैं? 10 चेन रिएक्शन चलती हैं, ये ध्यान रखना है। एक ओवरव्यू की यदि बात करें तो 10 चेन रिएक्शंस जो है इसमें चलेंगी। 10 चेन रिएक्शन होंगी, जिसमें ग्लूकोज जो रहता है वो किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट एसिड में। पायरुवेट एसिड या पायरुवेट, और वो भी कितने? 2 मॉलिक्यूल। क्लियर है? ये बेसिक बात। अब इसमें क्या होता है, जो 10 ये जो चेन रिएक्शन हमने बताई थी, इसमें जो स्टार्टिंग की जो रिएक्शंस होती हैं वो यदि हम बात करें तो वो कैसी होती हैं? एनर्जी कंज्यूमेंट होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं
कि जो ग्लाइकोलाइसिस होती है कैरिड आउट इन टू फेज, कैरिड आउट इन टू फेज। अब टू फेजेज क्या होती है? टू फेजेज, देखो एक तो सबसे पहली फेज क्या होती है? एनर्जी कंज्यूमिंग। एनर्जी मतलब हमें खर्च करनी पड़ती है एनर्जी पहले, है ना। 8 सेकंड डियर स्टूडेंट। हाँ भाई, क्या चल रहे थे हम? हाँ, कैरिड आउट इन टू फेजेज, है ना। अब देखिए, एक तो क्या है? एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। एक क्या है? एनर्जी कंज्यूमिंग, मतलब एनर्जी खर्च होती है। और एनर्जी किस रूप में? एटीपी के रूप में खर्च होगी, जिसमें जिसे हम कहते हैं, और इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन फेज। एक्टिवेशन फेज, क्योंकि इसमें जो है ग्लूकोज क्या होता है? एक्टिवेट होता है, तो एनर्जी लगती है, दो एटीपी खर्च होते हैं। दूसरी जो फेज है, दूसरा जो फेज होता है एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूशन, एनर्जी प्रोड्यूशन फेज, जिसे हम एक और नाम देते हैं पे ऑफ, पे ऑफ फेज। यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एटीपी के फॉर्म में और एनएडीएच के फॉर्म में। क्लियर यहां तक? तो ये आप लिखिए, फिर हम 1 बाय 1 जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, लिख लिया आपने? चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे इस फेज की एनर्जी कंज्यूमिंग की। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट कर रहे हैं भाई। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन ऑफ शुगर। क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन ऑफ शुगर। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन होता है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन ऑफ शुगर भी कहते हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन ऑफ शुगर। ग्लाइकोलाइसिस का पहला पार्ट है भाई फास्फोरिलेशन ऑफ शुगर या एक्टिवेशन ऑफ शुगर। यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें जो है एटीपी का क्या हो रहा है? यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन, इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। इस फेज में क्या होगा? एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, ये आपको याद रखना है। इस फेज में क्या होता है? इस फेज में जो है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में कन्वर्ट होता है इस रिएक्शन में। तो अगर आपसे पूछिए लिया जाए कि फॉस्फोरिलेशन ऑफ सुगर की जो फेजेज हैं उसमें क्या, किससे क्या कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 जो है बाईफास्फेट या डाईफास्फेट जो है हम कह सकते हैं बनता है, और जिसमें कितनी एटीपी जो है खर्च होती हैं? यूटिलाइजिंग, यूटिलाइजिंग 2 एटीपी। अब कैसे कैसे खर्च होती हैं वो स्टेप हम देखते हैं। इसमें हमारी 1 से 2, 2 से 3, 3 स्टेप इसमें आ जाएंगी हमारी, है ना। 3 स्टेप इसमें आ जाएंगी, ये आपको याद रखना है। तो इसको आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अब इस फॉस्फोरिलेशन ऑफ शुगर के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल से हम पूरा पढ़ेंगे। चलिए, हाँ भाई, लिख लिया आप होगा आपने जो है प्यारे विद्यार्थियों? उम्मीद है लिख लिया होगा। अब देखिए होता क्या है, अब इस फेज को देख लेते हैं। चलिए भाई, सबसे पहली जो है फर्स्ट यदि बात करें तो फर्स्ट फेज में क्या होगा? देखिए, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ये जो है कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। किसमें होगा? ग्लूकोज
सिट्स फॉस्फेट। इसमें क्या होता है, कन्वर्ट होता है। जब ये कन्वर्ट हो रहा तो एनर्जी यहाँ पर चाहिए रहेगी। पहले इस फेज को देख लेते हैं, सबसे पहले इस फेज के बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन होगा। फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन में जो है क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ पर जो है एटीपी क्या होगा, एटीपी खर्च होगी। इस फेज में एटीपी खर्च होगी और क्या बनेगा, एडीपी बनेगा प्लस आईपी, एक फास्फेट समूह निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इस जो रिएक्शन होती है, ये ग्लाइकोलाइसिस की जो है ये फर्स्ट स्टेप होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये किसके द्वारा जो है, ये रिएक्शन हेड्रोकाइनेज के द्वारा, हेड्रोकाइनेज के द्वारा होती है, जिसका को फैक्टर की बात करें तो क्या होता है, Mg+2 होता है, ये याद रखें। अब यहां पर एक और बात जो है जरूरी है जानना आप लोगों को, कि हेड्रोकाइनेज के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर जरूरी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो हेड्रोकाइनेज होता है, हेड्रोकाइनेज, आपने जब ये एंजाइम पढ़ा होगा तो हेड्रोकाइनेज क्या होता है, एक एलोस्टेरेट एंजाइम होता है। एलोस्टेरेट एंजाइम, इसका मतलब एलोस्टेरेट एंजाइम क्या होते हैं, यानी कि वो एंजाइम, जिस एलोस्टेरेट एंजाइम का मतलब है जिसका इनिबिशन होगा। इनिबिशन किसके द्वारा होता है, एलोस्टेरेट साइड पर जो है कोई भी सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट जो है जुड़ जाता है और फिर उसके बाद एलोस्टेरेट इनिबिशन होता है। क्योंकि इस एंजाइम में ये जो एंजाइम रहता है ना, ये इनिबिट होता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, एलोस्टेरेट एंजाइम होता है, याद रखना है। ये इनिबिट किसके द्वारा होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं आप, एंजाइम का भी यहाँ पर कवर अप हो जाएगा, इनिबिटेड। आपने एलोस्टेरेट जो है इनिबिशन पढ़ा होगा, है ना, एलोस्टेरेट इनिबिशन आपने जो है एंजाइम में पढ़ा होगा, वो है ये ना, इनिबिटेड बाई हायर concentration, inhibited by higher concentration of the product। ये जो भी प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट, तो हायर, है ना, और वो क्या बना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये क्वेश्चन आपके एंजाइम में आता है कि हेड्रोकाइनेज का जो इनिबिशन है वो किसके द्वारा होता है, तो हेड्रोकाइनेज का इनिबिशन किसके द्वारा होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट के द्वारा होता है ना, जो कि इसका प्रोडक्ट है, मतलब ये खुद उस प्रोडक्ट को बनाता है। और हेड्रोकाइनेज क्या है, एक एलोस्टेरेट एंजाइम होता है। ये इस एंजाइम के बारे में जो है क्या थी, एक्स्ट्रा नॉलेज थी, लिखो इसे। चलिए क्लियर है। और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, 8 एटीपी खर्च हो रहा है, हो गया भाई खर्च। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया आपने। अब देखो, अब क्या होगा, आइसोमराइजेशन होगा, है ना। अब क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पर कोई भी एटीपी खर्च नहीं होगा और ये किसके द्वारा हो रहा, आइसोमरेज के द्वारा, है ना। ये जो है फास्फो जो है, ये फास्फो हेड्रोज आइसोमरेज जो रहता है उसके द्वारा होता है। और फर्दर जो है, ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट होता है, ये किस में जो है कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 1,6 वाई फास्फेट में। अब इसको देखते हैं, फ्रक्टोज 1,6 वाई फॉस्फेट, ये कन्वर्जन होता है, इस कैसे होते हैं देखिए। यहाँ पर यदि बात करें, इस ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन रहा है, तो ये जो है फॉस्फो हेड्रोज आइसोमरेज, फॉस्फो हेड्रोज आइसोमरेज, ये एंजाइम है जो आइसोमराइजेशन करता है, ग्लूकोज को 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ये याद रखें। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो रहता है, ये फास्फोफ्रक्टोकाइनेज के द्वारा, किसके द्वारा,
फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसका कोफैक्टर Mg+2, और यहाँ पर भी 8 ATP जो है खर्च हो जाती है। 8 ATP क्या होती है, खर्च हो जाती है, और ADP में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, ये याद रखें। तो 8 ATP यहाँ पर खर्च हो रही, 8 यहाँ पर खर्च हो रही, ये आप जो है लिखिए। अब इसके साइड में जो है मैं थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा नॉलेज जो है दे देता हूँ आपको, है ना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाइट जो है, कि जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है यह एक पेस, हम कह सकते हैं पेस मेकर जो है एंजाइम होता है ना। ये कहीं ना कहीं इससे जो ग्लाइकोलाइसिस होती है इसका एक निर्णायक एक पॉइंट है भाई, ये याद रखना है। जो है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज वाली जो ये रिएक्शन होती है, कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं ये निर्णायक है किस चीज़ के लिए, ग्लाइकोलाइसिस के चालू होने के लिए और बंद होने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में क्या कहते हैं, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFT। और ये जो है ये पेस मीटर एंजाइम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेस मीटर एंजाइम होता है ना। अब इसके बारे में और सुनिए, जिस प्रकार से हेक्सोकाइनेज जो है एलोस्टेरेट एंजाइम होता है, और फास्फोफ्रक्टोकाइनेज भी क्या होता है, एक एलोस्टेरेट एंजाइम होता है। अब इस एलोस्टेरेट एंजाइम का जो है इनिबिशन जो है कौन करता है, तो याद रखना है इनिबिशन जो है इनिबिटेड at higher concentration of ATP। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ATP की बहुत ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन है तो ये रिएक्शन ही बंद हो जाएगी, है ना। इसलिए कम यदि ATP की है कंसंट्रेशन तो ही ये काम करेगा, क्योंकि ATP इसके लिए क्या है, ATP इस एंजाइम के कार्य को मतलब हम कह सकते हैं इनिबिट करता है। तो ATP यह एक एलोस्टेरेट एंजाइम है जो इसकी हायर जो मतलब हम कह सकते हैं जो ATP है वो इसको इनिबिट करता है, ये याद रखें। यानी कि इसका जो है मॉड्यूलेटर रहता है ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाला ADP रहता है इसके लिए पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव रहता है, इनिबिट करता है ATP, ये याद रखें। तो यह एक पेस मेकर जो है हम कह सकते हैं एंजाइम होता है। जब ATP का लेवल जो है इंक्रीज होता है तो जो प्रोसेस होती है, ये वाली जो प्रोसेस होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, और ATP की जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो पेस ऑफ द प्रोसेस इंक्रीज, ये याद रखें। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पेस मेकर एंजाइम कहते हैं। तो ये बात हो रही इसके बारे में, लिखिए जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आराम आराम से समझा रहा हूँ, कोई फास्टली में नहीं चल रहा हूँ। चलिए फिर हम देखते हैं ये यहाँ तक कंप्लीट क्या हो गया भाई, यहाँ तक जो कंप्लीट है ये आपकी जो अभी जो मैंने रिएक्शन बताई थी फोटोलाइसिस वाली वो कंप्लीट हो गई भाई। ए वाला जो है ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब जो है दूसरी हो रही ब्रेक डाउन ऑफ बी, है ना। बी क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, breakdown of 1,6 fructose 1,6 biphosphate into 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये बाकी की जो भी यहाँ पर एक रिएक्शन, दो रिएक्शन, तीन हो रही है ना, अब जो रिएक्शन आएगी वो कौन सी आएगी, 4 नंबर आएगी। और इसको ही ब्रेक डाउन वाली जो ये है दिस पार्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो है ये वाला जो रिएक्शन है इसे हमने क्या नाम दिया था, याद करो, पे ऑफ फेज। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पे ऑफ फेज, क्लियर है। अब एनर्जी बनेगी, पहले तो खर्च हो रही थी, अब क्या होगा, एनर्जी जो है रिलीज हो रही। पे ऑफ फेज इसलिए बोला है क्योंकि एनर्जी वो भी किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में जो है रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस पार्ट, है ना, ये आपको याद रखना है। अब क्या होता है, रिएक्शन नंबर 4,
अब देखिए, अब आगे फर्दर जो है रिएक्शन होती है, रिएक्शन नंबर 4। क्लियर है? अब क्या होगा, जो ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, सॉरी फ्रक्टोज 1,6,5 फास्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब ये जो है ये डिवाइड होता है फर्दर, है ना, किसके द्वारा? ये एल्डोलेज के द्वारा, एल्डोलेज, एल्डोलेज एंजाइम जो है, जो Mg की उपस्थिति में, Mg+2 की उपस्थिति में कार्य करता है। तो इससे ये जो है कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। तो इससे 2 कंपाउंड बनते हैं। एक तो बनता है प्यारे विद्यार्थियों DHAP, और एक बनता है PgAl। 2 कंपाउंड बनते हैं। कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं? एक तो DHAP बनता है जो आपस में आइसोमराइज हो जाते हैं भाई, है ना, आइसोमराइज हो जाते हैं। मतलब ये है कि जैसे, ऐसे समझो आपको, ये 2 कंपाउंड बनते हैं, इससे ये कितने कार्बन का? 3 कार्बन का, और ये कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। यदि फुल फॉर्म की बात करें तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसे हम क्या लिखेंगे? 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे? DHAP2 डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। क्या कहेंगे? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखा जाए तो क्या होता है, जैसे ही, मेरी बात सुनिए, जैसे ही ये जो है PGL, ये जो है यूज होता है, जैसे ही ये यूज होता है तो ये जो है DHAP क्या करता है? इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये फर्दर आगे PGL, क्योंकि यही काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। हालांकि इससे जो है ये 2 कंपाउंड बनते हैं। जैसे ही इस कंपाउंड से फर्दर जो है बाई PGA बनता है, जो आगे हम देखेंगे, है ना, तो वो जैसे ही बनता है वैसे ही DHAP कन्वर्ट हो जाता है PGL में। तो इससे हम ये कह सकते हैं, कुल मिलाकर इससे इससे कितने बनते हैं? 2 PGL बनते हैं। यानी कि हम इनडायरेक्ट वे में हम ये कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL फॉर्म। क्लियर है? इसका मतलब अब आपको इस DHAP को यहां भूल जाना है। अब आपको ये याद रखना है कि फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट से 2 मॉलिक्यूल PGAL क्या हुए हैं? फॉर्म हुए हैं। यहां तक इसको आपको याद रखना है। कौन सी रिएक्शन हुई? एल्डोलेज के द्वारा होती है। एल्डोलेज के बारे में मैं थोड़ा सा यहां पर बता दूं कि जो एल्डोलेज जो रहता है, ये एक जो एंजाइम की जो क्लास होती है लाइजेज, ये याद रखना है। यहां पर मैं लिख देता हूं एक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वाइट आपके लिए, कि जो एल्डोलेज होता है, एल्डोलेज होता है, ये क्लास, एंजाइम की कौन सी क्लास होती है? लाइजेज। लाइजेज क्लास का होता है। ये पूछा भी जाता है, एंजाइम में पूछा जाता है लाइजेज क्लास का कौन सा एंजाइम है? एल्डोलेज। और जो एल्डोलेज होता है, ये जो लाइजेज क्लास का होता है, इसका मतलब, लाइजेज क्लास का मतलब समझ रहे हो? कि ब्रेक ए बॉन्ड विदाउट एडिंग वाटर, ब्रेक ए बॉन्ड विदाउट एडिंग वाटर, बिना जल के बॉन्ड को ब्रेक करना, ये लाइजेज एंजाइम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पूरी इसके बारे में जो है बात हो गई। अब हम जो यूज करेंगे वो PGAL करेंगे फर्दर इक्वेशन में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इस चीज को आप लिखिए। लिख लिया? अब आ जाइए, रिएक्शन नंबर 5 स्टार्ट होगी। अब वो पूरा का पूरा लिख लेते हैं। अब क्या होता है, अब यहां पर आ जाइए भाई।
आइसोमराइज के द्वारा जो है 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है कन्वर्ट हो चुका है, ये मैंने बता दिया है ना। देखो क्या बताया था कि जो DHAP होता है ये आइसोमराइज के द्वारा जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। इसका मतलब कितने, इससे जो है कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल बने हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए भाई आगे बढ़े भाई फर्दर, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया। अब देखो, अब इसको आ जाते हैं जो अभी जो प्रोडक्ट बना था इसके बारे में देखते हैं। अब क्या होता है आगे फर्दर जो है, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3 फॉस्फोहाइड, ये है। और कितने कितने जो है मॉलिक्यूल थे, ये याद रखना है, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल जो है 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है, ये जो है 2 मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। और इससे क्या बनता है भाई, इससे जो है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। फर्दर इक्वेशन में क्या बनता है ना, जो PGL है इसको हम PGL भी कह देते हैं। तो इसमें क्या बनता है, 1,3 बाई PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट। इसको ऐसे याद रखो, इसको ऐसे याद रखो कि ये जो है, ये यानी कि PGL, और PGL से शॉर्ट में याद रखो, इससे क्या बन रहा है, 1,3 बाई PGA बन रहा है। क्लियर है। और ये भी कितना बन रहा है भाई, ये भी 2 मॉलिक्यूल। अब हर सब कुछ 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कौन सा एंजाइम है जो इस रिएक्शन को जो है हम कह सकते हैं करवा रहा है, फास्फोग्लिसरॉल ग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, है ना। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। क्योंकि यहां पर क्या होगा, ये वो रिएक्शन है जिसमें ये जो एंजाइम होता है ना, इसका एक हम कह सकते हैं इसका कोएंजाइम होता है NAD। इसका कोएंजाइम क्या होता है, NAD होता है। तो NAD क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है और प्रोटॉन ले लेता है और कन्वर्ट हो जाता है NAD जो है ये क्या करता है, NADH+H। इसमें जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी वाले कंपाउंड में, ये कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको याद रखना है। ये भी, ये जो स्टेप मैंने बताई है, ये भी एक क्रूशियल स्टेप है भाई, बहुत ज़्यादा जो है क्रूशियल स्टेप है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को आप लिखिए। चलिए, है ना, यहाँ हम लिख सकते हैं क्रूशियल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है। अब क्या होगा फर्दर जो है, सोचिए सोचिए, यहाँ पर NAD बन गया है। अब फर्दर क्या होगा, ये जो है फिर आगे फर्दर जो है इसमें ब्रेक होगा 1,3-YPGA से, किसमें ब्रेक होगा, 3PGA में। 3PGA मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में यदि कहना चाहें तो हम कह सकते हैं 3PGA। और ये भी कितने भाई, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अच्छा एक और खास बात, जो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी 2 NADH बनेंगे, यहाँ भी 2 ही बनेंगे भाई, है ना। जब ये 2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो यहाँ पर 2 बनेंगे। इसी प्रकार से जो है यहाँ पे आ जाइए, है ना, कि भाई 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट है, इससे क्या बन रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, मतलब 1,3 से PGA बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एनर्जी
प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में, यानी कि जो एडीपी है और बनता है एटीपी प्लस फास्फोर। अब यहां पर कौन सा एंजाइम है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है ना, फॉस्फोग्लाइसेरोटाइनेज। फॉस्फोकाइनेज, ये एंजाइम जो है, लिखो इसे साथ के साथ लिखो, ग्लाइसेरो एंजाइम जो है जिम्मेदार होता है इस रिएक्शन के लिए, जिसका कोफैक्टर क्या होता है Mg+2। एटीपी बन गया। एक खास बात बताता हूं, ये जो है, ये जो एटीपी बना है, ये जो आपका जो ये एटीपी बना है, ये बना है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब ये है कि जो भी सबस्ट्रेट होता है, जो भी क्रियाधार होता है, वो एनर्जी देता है। तो यहां पर जो है एडीपी से एटीपी बनाने के लिए जो एनर्जी दे रहा है वो ये दे रहा है, ये सबस्ट्रेट दे रहा है, ये याद रखना है ना। ये फॉस्फेट ग्रुप कौन दे रहा है, ये 1,3-YPGA, यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट क्या कर रहा है, ये फॉस्फेट ग्रुप दे रहा है इसको, किसको दे रहा है, एटीपी को, सॉरी एडीपी को, एडीपी को ये फॉस्फेट ग्रुप दे रहा है, तब जाके एटीपी बन रहा है। किसने दिया, ये इसने दिया, हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप किसने दिया, इस सबस्ट्रेट इसने दिया, है ना। तब हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें, है ना, इसको लिखें और समझें। एक बार मैंने बता दिया, आप एक बार फिर सोचिए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्यों कहते हैं, है ना, क्योंकि हाई रिच जो फॉस्फेट बॉन्ड है ना, जो है एनर्जी रिच जो बॉन्ड है वो यहाँ पर आ गया है, ये फॉस्फेट यहाँ पर आ गया है, एटीपी के साथ जुड़ जाता है और एटीपी बनाता है। एनर्जी किसने दी, इसने दी, इसलिए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फॉस्फोग्लाइसरोकाइनेज के द्वारा जो है ये रिएक्शन होती है। लिखिए इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है ये फर्दर आइसोमराइजेशन होता है ना, जो है फास्फोग्लाइसेरो आइसोमरेज, है ना, ये जो है, या म्यूटेज कह दो, है ना, उससे जो है क्या होता है, इसका कन्वर्जन होता है, आइसोमराइजेशन होता है, यानी कि 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में, ये याद रखें, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में जो है कन्वर्जन होता है। और इस कन्वर्जन का जो है, यदि हम एंजाइम की बात करें तो फास्फोग्लाइसेरो म्यूटेज क्या है, फास्फोग्लाइसेरो म्यूटेज। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। ये देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यार। देखो, चाहे आप चाहे आपके यूजफुल है नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए भाई, फॉस्फोग्लाइसेरो म्यूटेज, इसके द्वारा यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक जो है ये हो गया। अब 2 फॉस्फोग्लाइसरेट से दो और स्टेप बची हैं, है ना, 2 स्टेप और बची हैं, वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अब होगा डिहाइड्रेशन। अब हमारे पास क्या आ गया भाई, अल्टीमेट हमारे पास क्या आ गया, 2 फॉस्फो, आप मत लिखना, आप तो भले आप तो आपकी कॉपी में हो तो वो तो डायरेक्ट वे में लिख लेना, मेरे पास तो जगह नहीं है इसलिए बार बार दोबारा से लेना। 2 फॉस्फोग्लाइसरेट जो होता है ये फर्दर जो है कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो है एक और चीज़, यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, है ना, और यहाँ पर भी 2 एटीपी, यहाँ पर जी 2 एटीपी बनी है, ये भी याद रखना, 2 यहाँ पर NADH बने तो यहाँ पर 2 एटीपी बनी है ना, ये भी 2 मॉलिक्यूल है ना, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट जो है 2 मॉलिक्यूल हैं। इससे फर्दर जो है क्या बनेगा, फास्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब फास्फोइनोल पायरुवेट जो है, जिसे हम कहते हैं PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट, ये बनता है। अब ये बनेगा तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर भी क्या होता है, एनर्जी, यहाँ पर जो है क्या होता है लाडलो, यहाँ पर एनर्जी नहीं, यहाँ नहीं बनेगी अभी, फॉस्फो
फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है ये फर्दर जब बनेगा तब एनर्जी बनेगी। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिहाइड्रेटेड हो रहा है, ये याद रखें। जो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिहाइड्रेटेड हो रहा है, डिहाइड्रेटेड डिहाइड्रेटेड हो रहा है, इसका मतलब H2O निकल रहा है। केवल H2O निकलने से ही इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये स्टेप में आ जाए ना, 2-फॉस्फोग्लाइसरेट से फॉस्फोनिल पाइरुवेट में बन रहा है, कैसे बन रहा है, डिहाइड्रेटेड हो रहा है ये, है ना। यानी कि इसकी रिएक्शन, इसकी हम कह सकते हैं इसके में से H2O निकल रहा है तब जाके फॉस्फोनिल पाइरुवेट बन रहा है। और किसके द्वारा बन रहा है, इनोलेज जो है किसके द्वारा बन रहा है भाई, इसमें इनोलेज एंजाइम कौन सा है, इनोलेज, ये याद रखें, है ना। और इसमें क्या है, यही वो रिएक्शन है, वाटर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ये याद रखना, है ना। कौन सी रिएक्शन है जिसमें वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज। देखो डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जो है समझ जाएं। और ये भी क्या है, 2 मॉलिक्यूल, ये भी 2 मोल जो है बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनता है, ये आपको याद रखना है। अब क्या होगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है ये जो है फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट है, और वो क्या है भाई, पाइरुवेट एसिड या पाइरुवेट, पाइरुवेट कह दो या पाइरुवेट एसिड कह दो, इसमें जो है कन्वर्ट हो जाता है। और कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, है ना। और इस पूरी रिएक्शन को जो है पाइरुवेट काइनेज जो है हम कह सकते हैं कंट्रोल करता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं पाइरुवेट काइनेज। और यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर जो है भाई एटीपी का निर्माण हो रहा है, तो एटीपी का निर्माण हो रहा है तो एटीपी बना दो, 2 एडीपी प्लस 2 आईपी मिलके और 2 एटीपी का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि एनर्जी यहाँ पर जो है निकल रही है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर भी, है ना, ये याद रखना है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। यहाँ पर भी किन से प्रकार का जो है फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन तो हो रहा है, ये आपको याद रखना है। पाइरुवेट काइनेज, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। पाइरुवेट काइनेज जो है क्या बना रहा है, पाइरुवेट बना रहा है, क्लियर है, ये आपको याद रखना है। चलिए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। और इसमें जो है जो एनर्जी रिच कंपाउंड है वो फॉस्फोनिलोल इनोल जो पाइरुवेट है इससे ट्रांसफर हो रहा है, एटीपी के पास जा रहा है। एटीपी इससे जो एनर्जी जो आई है उसको यूज करके एटीपी बना रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पर ये है, ये ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होती है। एक बार जब वीडियो को रिवाइज करोगे तब आपको और समझ में आ जाएगा इसको। यदि हम 1 बाई 1 देखें इसको क्या रहा है एग्जैक्टली, तो देखो सीधी सी बात है, फॉस्फोरिलेशन ऑफ शुगर, एक्टिवेशन ऑफ शुगर हम कर रहे हैं। सबसे पहले रिएक्शन क्या हो रही है, जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ पर एटीपी हमारी खर्च हो रही है। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ पर भी एटीपी खर्च हो रही है। तो अब तक जो है कितनी एटीपी खर्च हो रही है, 2 एटीपी खर्च हो रही है, क्योंकि ये सभी 6 कार्बन के कंपाउंड है तो 80 एटीपी आएगा। और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज हो और हेक्सोकाइनेज हो, दोनों के दोनों क्या है, एलोस्टेरेट एंजाइम होते हैं। हेक्सोकाइनेज का इनिबिशन कौन कर रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट करता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का इनिबिशन कौन करता है, एटीपी करता है, क्लियर है। फिर उसके बाद जो है अब इस फ्रक्टोज 6 फास्फेट से जो है क्या बनेगा, जो है इसके एल्डोलेज एंजाइम जो है काम करेगा, जिससे डीएचएपी और पीजीएल बनेगा। फर्दर जो डीएचएपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा पीजीएल में। तो इनडायरेक्ट वे में हम ये कह सकते हैं कि फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट से 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनेंगे, पीजीएल, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेंगे, क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3 ग्लिसरैल्डिहाइड जो है पीजीएल जो है वहाँ से 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, जहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 2 NADH बनेंगे। फिर उसके बाद 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पर जो है ATP का निर्माण होगा। ये याद रखें, ये एनर्जी देगा ये कंपाउंड, और यहाँ पर जो है एनर्जी
बनेगी, 2 एटीपी बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, फिर उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है फॉस्फोनिल पाइरूवेट बनाता है, जो इनोलॉइज के द्वारा यहाँ पर जल निकलता है, वाटर रिलीज होता है, डिहाइड्रेटेड होता है। फिर फॉस्फोनिल पाइरूवेट जो है ये इससे बनता है पाइरूवेट, पाइरूवेट काइनेज के द्वारा, और ये पूरा जो है प्रोसेस होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने एक चीज नोटिस की है ना, यहां पर जो है एनर्जी के बारे में जाना आपने। एनर्जी, एनर्जी जो है लॉस, लॉस कितना हो रहा है? 2 एटीपी, है ना। और गेन कितना हो रहा है? एनर्जी गेन कितनी हो रही है? याद करो कितनी स्टेप पर जो है एटीपी बनी है। ये देखो कहाँ पर एटीपी बनी है। 8 स्टेप यहाँ पर एटीपी बनी है, 2 स्टेप में जो है एटीपी बनी है। एटीपी 2 स्टेप में बनी है और एनएडीएच 8 स्टेप में बना है। तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी जो है जो गेन है 4 तो एटीपी के रूप में आई और 2 एनएडीएच के रूप में आई। अब देखिए, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर यहां पर कोई आपसे पूछ ले टोटल एटीपी गेन, अगर आपसे पूछ ले कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपी गेन कितना हो रहा है, तो देखिए यहां पर आप समझिए जब NADH, इसका क्या होगा? इसका जो है ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जब होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, है ना, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ईटीएस ये चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। तो यहाँ पर जो है कितने एटीपी बनते हैं? 3 एटीपी बनते हैं। इसका मतलब ये कितने टेस्टफुल है? 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 एटीपी के, 6 एटीपी। जो एफएडी होता है उससे 2 एटीपी बनते हैं और इससे 3 एटीपी की एनर्जी बनती है लगभग इतनी। तो 6 एटीपी तो ये हो गए और 4 ये हो गए, 10, 10 में से 2 माइनस कर दो तो कितने हो गए? 8, यानी कि 10 माइनस, सॉरी 10 माइनस 2 बराबर 8 एटीपी। ये क्या है? इतनी एनर्जी नेट गेन हुई है ग्लाइकोलाइसिस में। और इसमें जो है प्रोडक्ट क्या बना है? प्रोडक्ट की बात करें तो क्या हुआ है? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बना? 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बना। क्लियर है यहाँ तक? चलो ये लिखो आप, फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या होगा? लिन की रिएक्शन होगी, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, अब फर्दर जो है लिन रिएक्शन वही, ये अब जो लिन रिएक्शन और ये जो आरईटी प्रोसेस चली रही है एरोबिक कंडीशन में चलेगी। ये याद रखना, किसमें? अंडर एरोबिक कंडीशन, अंडर एरोबिक कंडीशन। और ग्लाइकोलाइसिस एनोरोबिक और एरोबिक दोनों कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस चलती है। एरोबिक कंडीशन में बाकी ये चलती है। अब हम देखेंगे जो है अगली जो स्टेप है वो है लिंक रिएक्शन चलती है। देखो क्रेब साइकिल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच जो है क्या चलती है? एक लिंक रिएक्शन चलती है। तो हम ये कह सकते हैं लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के बीच जो है क्या चलती है? जो है लिंक रिएक्शन चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसे हम ट्रांजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये याद रखें। अब इसमें क्या होता है? ट्रांजिशन रिएक्शन में जो दो मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल जो है पायरुवेट, जो है 2 मॉलिक्यूल जो पायरुवेट बना है, वो इस लिंक रिएक्शन में क्या होता है? किस में कन्वर्ट हो जाता है?
दो मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और कहाँ पर होता है एक्चुअली क्या है, जो पायरुवेट बना है वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर टू माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये ट्रांजिशन रिएक्शन कहाँ पर चलती है, तो ये चलती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, है ना। साइट क्या है इसकी, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्रेब्स साइकिल की भी यही साइट है, और लिंक रिएक्शन भी कहाँ पर चलेगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलेगी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, क्योंकि जो पायरुवेट जो बना है, पायरुवेट एसिड जो बना है वो कहाँ पर चला जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पर, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और फर्दर जो रिएक्शन चलती है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलती है, जिसमें 2 मोल जो है पायरुवेट जो रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 मोल एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये आपको याद रखना है। और इसमें जो एंजाइम जो है कार्य करता है पायरुवेट काइनेज, सॉरी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या है, इस पर काम करता है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो है ऑक्सीडेटिव, अच्छा देखिए यहाँ पर ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का होता है, और ये कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है CO2 क्या होती है, रिलीज होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसमें हो रहा है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट 2 मोल एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन के में जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये याद रखें। तो इसका मतलब जो है दो CO2 रिलीज होंगी। कितनी CO2 रिलीज होंगी, 2 CO2 रिलीज होंगी। इसके अलावा और क्या हो रहा है, इसमें जो है NADH बन रहा है, तो NAD से और क्या बन रहा है, NAD से 2 NAD है ना, तो यहाँ पर जो है आएंगे 2 NAD प्लस, ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं 2 NADH प्लस H प्लस, इसमें जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, तो 2 ही बनेंगे, इसमें भी 2, ये 2 बनेंगे। क्लियर है भैया तक, चलिए ये याद रखें। तो ये क्या होती है, लिंक रिएक्शन होती है। जो पायरुवेट काइनेज होता है ना, इसके ये एक चीज थोड़ा सा मैं बता दूं, ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जिसके कितने कोफैक्टर होते हैं, यदि बात करें तो 5 कोफैक्टर होते हैं, 5 कोफैक्टर। ये याद रखना है, कितने कोफैक्टर होते हैं, इसके 5 जो है कोफैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 कोफैक्टर की बात करें तो TPP, फुल फॉर्म आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, थायमिन पायरोफास्फेट। TPP की फुल फॉर्म क्या होती है, थायमिन पायरोफास्फेट, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक होता है लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड। दूसरा क्या होता है, कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए। तीसरा क्या होता है, FAD। और चौथा क्या होता है, NAD, सॉरी पांचवा क्या होता है, NAD प्लस। और बाकी इस रिएक्शन में जो है Mg+2 तो जिम्मेदार है ही है। अब देखिए ये जो है कोफैक्टर जो रहते हैं, मेरी बात सुनिए, एक्चुअली क्या है, FAD बनता है, FAD से NAD बनता है इसमें, है ना, इसलिए जो है FAD का रोल है। जब इसकी 5 रिएक्शन होती हैं, लिंक रिएक्शन में भी 5 रिएक्शन होती है, डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं, वो इतना डिटेल नहीं पूछा जाता है, तो आप जो है इतना लिंक रिएक्शन में करिए, है ना। फिर इसके बाद जो है ये लिखें, आप लिखिए भाई वीडियो पॉज करके। अब जो है, जो आपको पता हो तो एसिटाइल अब चलती है क्रेब साइकिल, जो मैंने पढ़ा दी है, क्या चलती है, क्रेब साइकिल चलती है। वो भी कहाँ पर चलती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलती है। और जिसमें फर्दर क्या होता है, जो एसिटाइल एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है ना, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जो है रिएक्शन करता है, और तब ये
सिट्रिक एसिड में जो है कन्वर्ट होता है और ये पूरी साइकिल जो है फिर से मतलब पूरी ट्रेप साइकिल जो है स्टार्ट होती है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली भी हुई है ना, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।